अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 3 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, आफ्ताब इकबाल साहब, वसीम पुन्नू, राशिद कमाल और हमारे आज के गेस्ट ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज़ हिम। ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में जिस तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया, उसको यूज़ किया गया, यानी ई कॉमरेड्स के CEO, फाउंडर, मेंटोर, मोटिवेशनल स्पीकर, अमेज़ॉन एक्सपर्ट और आजकल तो जितना सब देखते हैं पॉडकास्ट्स, यानी कि एंकर पर्सन भी बेहतरीन है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस शो ज़िंदगी का सफ़र के सेगमेंट में आपको हम वेलकम करते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र होता है हमारे गेस्ट्स का, हमारे स्पेशल गेस्ट्स का। थैंक यू एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। और इन्हें पता है वैसे कि हम जो है ना अचीवर्स को वो करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से विज़िट कर रहे होते हैं उन्हें हम बहुत अट्रैक्ट करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। हाफिज़ साहब मुझे हमेशा बड़े पसंद रहे हैं और मैं पहले भी आपके शो में शरीक हो चुका हूँ लाहौर से। आप लाहौर काफ़ी पहले, बिल्कुल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन जो चीज़ मुझे जिसने बहुत मुतासर किया है ना हाफिज़ साहब, मैंने हत्तुल वसा कोशिश की थी कि मैं आपसे जान छुड़ाऊं क्योंकि टाइम कोई नहीं था ना। बिल्कुल, मेरी आपसे जब भी आपने कहा करेंगे यार फिर लेकिन आप इस कदर कंसिस्टेंट रहे हैं। और अगेन ये इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए कि आप कंसिस्टेंट रहें भाई, ऐसी क्या बात। आपने मुझे अलाउंस दिया था ये जानते हुए कि मैं वाकई कामों में मसरूफ़ हूँ, वरना क्या मुझे बोलना नहीं आता, या मैं एक मीडिया मैन से घबराऊंगा बात करने, या आपने क्या मेरे साथ डिस्कस करना था। और मेरी पॉडकास्ट होती भी बिल्कुल वो तो प्रोफाइल होता है होम्योपैथिक से, उसमें तो ऐसा भी इशू कोई नहीं था। बल्कि मैं आपको डेयर कर रहा हूँ कि आप इश्यूज लेकर आइएगा, ठीक है, जितने ज्यादा ला सकें इश्यूज लाइएगा, ताकि एक दफा बैठें तो गपशप करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। चंद दिन पहले हई के साथ मेरा पॉडकास्ट जी, मैंने देखा, वो कंप्लीट देखा है। बल्कि मैंने अहमद भट्ट के साथ भी पॉडकास्ट करना था, लेकिन मेरे से पहले उसने सोहेल के साथ कर लिया और वहीं से सारी जो है वो एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। तो छिड़ गई थी, छिड़ गई है नहीं। तो अब आप अहमद अली भट्ट के साथ करेंगे या अहमद अली भट्ट आपके साथ करेंगे? Who is going to host now? नहीं, मैं उसी को इंटरव्यू दूं और लाजमन दूंगा, कह के दूंगा। मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं कर रहे हो भाई तुम? लेकिन वो कंट्रोवर्सी आपकी अभी तक बिक रही है। अभी तक नए यूट्यूबर जो सारे आपका थंबनेल और वो उधर से सोहेल साहब का नाम थंबनेल, तो आपको पता है हमारी कौम जो है वो एक तरफ जब चल पड़ती है, ओरिजिनल काम नहीं करना। लिमू जब तक अपनी हैत ना बदल ले उसको दबाते रहो, स्क्वीज करते रहो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। शायद हवा ही निकलना शुरू हो जाए उसमें से, लेकिन वो निकालते रहेंगे। अच्छा जी, हाफिज़ साहब, सबसे पहले मैं आपके ये जो डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई कॉमरेज है, उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि जितना हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान में फुकदान है जॉब्स का, कामों का, इकोनॉमिकली एवरीबडी इज़ सो लो, सो डिप्रेस्ड, और उसमें ये चीज़ पे इतना लोगों का ध्यान है या अब नहीं रहा, आना शुरू हो गया। व्हाट वुड यू से एंड सजेस्ट? असल में उसमें ना दो तरह की प्रॉब्लम्स रही। मैं बात करता हूँ रियलिस्टिक। कुछ लोगों ने ना इस तरह की स्टोरीज बना के जी $10,000 महाना कमाए, $20,000 महाना कमाए। क्लिक बेटिंग, आई डोंट नो ये असली है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं रियलिस्टिक बात बताऊं, $500, $1,000, $1,500 कोई भी नॉर्मल बच्चा आराम से घर बैठ के कमा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट को इतनी सैलरी मिलती होगी, 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए ये आसानी से कमा सकता है। सर्विसेज क्या देनी है, ई कॉमर्स को छोड़ दें, अमेज़न को छोड़ दें। मैं आम फहम बात करता हूँ, आपके जो प्लेटफॉर्म है अभी, आपके पास बैकएंड पे कितनी बड़ी टीम होगी जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग को मैनेज कर रही है। वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो सैलरी ले रहे हैं अपने। यही वो लोग हैं जो आजकल, तो आप ब्यूटी पार्लर छोड़ें, बार्बर शॉप को भी देख लें, लाहौर में लिखे बार्बर शॉप, तो बार्बर वाला भी मेटा पे ऐड चला के अपने आप को स्पॉन्सर ऐड चला के बैठा है फेसबुक पे और गूगल पे कि मैं मॉडल टाउन में, जोहर टाउन में, फलां जगह पे अवेलेबल और एक लम्हे में पहुंचता है कंज्यूमर। बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग से बेस्ट मौजूदा दौर में मैं कहता हूँ कोई स्किल भी नहीं है। जमीन आसमान का फर्क। ये आपकी हर तरफ काम आती है। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके एडमिशन खुलते हैं, वो स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। फार्मेसी है, वो स्पॉन्सर ऐड चला रहा है। शू स्टोर है, वो स्पॉन्सर ऐड चला रहा है। कपड़े वाला है, वो चला रहा है। तो दुनिया जहान की कोई भी चीज आज के दौर में अगर आप एक कामयाब बिजनेस चाह रहे हैं तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी है। उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग का होना जरूरी है। तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि कोई ऐसे स्किल सीख लो, बैठो पाकिस्तान में, जॉब अमेरिका में करो। अच्छा, अमेरिका वाला आपको क्यों जॉब देगा? आपको अच्छे से पता है, वहां पे $3-4,000 देना पड़ेगा। यहाँ पे वो काम आपसे $800 में करवाएगा। हम 800 में क्यों करेंगे भाई? हमें यहाँ पे 80,000 की नौकरी नहीं मिलती, 800 का मतलब 2.5 लाख रुपया तकरीबन बनेगा। तो इसलिए हम इस बात पे फोकस करते हैं, बच्चों को कहते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन की तरफ आएं और डॉलर्स में इनकम की तरफ
फाइन। आफ्ताब साहब, जो बच्चे आज से 2-2.5 साल या 3 साल पहले $1000 कमा रहे थे, तो वो कमा रहे थे तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए। आज वही बच्चे 3 लाख, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें पूछा यार फ्यूल महंगा हो गया, कहता भाई हमारा भी तो 1.5 से 3 हो गया ना, बिजली महंगी हो गई, वो हमारा भी 1.5 से 3 हो गया। तो डॉलर्स में कमाई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको महंगाई फील ही नहीं होती, क्योंकि डॉलर भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ी है, तो वो ना फायदा है ना नुकसान है, बस आप पूरे चलते जा रहे हैं। अच्छी बात। तो ये जो स्किल्स आप कह रहे हैं कि किसी सर्टेन स्पेसिफिक उसमें स्किल हासिल करें, क्या तरीका है, कैसे ले सकते हैं, एंड किस तरह डेफिनेटली दे कैन अप्रोच एनी ब्रांड और एनी वे? डॉक्टर साहब, कोई भी बंदा अगर सीखने वाला है ना, उसकी नीयत है सीखने की, उसे किसी भी जगह पे जाके प्रॉपर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। ये मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको। अच्छा। यूट्यूब सबसे बड़ा टीचर है, हर चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, DigiSkills.pk है, वहाँ पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। इतने सारे कोर्स, इतने सारी चीज़ें पड़ी हैं कि आप पहले वो सीख के आ जाएं फील्ड के अंदर, साथ साथ अपने आप को ग्रूम करते हैं, कहीं से मजीद एक्सपर्टीज लेते हैं। मैं आज भी कोर्स बाय करता हूँ गोरों के, महंगे कोर्सेज बाय करता हूँ नई टेक्निक सीखने के लिए, हालांकि मैं इतने साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो ये तो साथ साथ जो सीखने का सफर है वो तो हमेशा जारी रहता है। हाँ, जो आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है वो आपने करना है अपवर्क और फाइवर पे। ये बड़ी वेबसाइट्स हैं, वैसे और बहुत सारी हैं, फ्रीलांस, guru.com, बहुत सारी हैं, जहाँ पे मैं सादा अल्फाज में बताऊँ, फेसबुक की तरह वहाँ पे जाके आप लिस्ट करते हैं कि मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम करवा लो। Okay. और वहाँ पे क्लाइंट भी बैठा हुआ है, जिस तरह अमेजोन की हम बात करें या दराज की किसी भी प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे प्रोडक्ट बेची और खरीदी जाती है। अपवर्क और फाइवर पे स्किल्स बेची और खरीदी जाती है। Wonderful. आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, यानी इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर है, कंटेंट राइटिंग की, आप वहाँ पे सर्विसेज देके पैसा बना सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट आपको मिलता है, उसको आप सर्विसेज देते हैं। आज जो पाकिस्तानी बच्चा या बच्ची स्टार्ट करता है, मैं उसे कहता हूँ यार तुम ना $3 फी घंटा पे स्टार्ट करो, या चलो $4 पे कर लो, इससे ऊपर नहीं तुमने मांगने। तुम्हारा नया अकाउंट है, रिव्यूज कोई नहीं है, फीडबैक कोई नहीं है। आप लोग ऑडियंस जाके देख ले, अपवर्क के ऊपर Amazon VA या डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तानी $75, $150 भी पर आवर चार्ज कर रहे हैं। बट वो क्यों चार्ज कर रहे हैं, उनके साथ लिखा आ रहा है कि अच्छा प्रोफाइल 2016 से है, 1000 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, इतने सारे लोगों को सर्विसेज दे चुके हैं, ये सारे रिव्यूज़ हैं। तो जो आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाती है, आपका रेट 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 वो बढ़ता जाता है। अच्छा, तो हाफिज साहब ये भी मुझे बताइए साथ में, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की या तो कॉपी भी है या तो कहीं ना कोई ऑब्स्टिकल्स हैं या फ्रॉड है, इस सब काम में कितना प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या कभी आती हैं, या बिल्कुल 100% स्टेक फ्री है? लूप होल्स, यानी शी इज राइट कि लूप होल्स क्या है जिन्हें प्लग करना चाहिए? असल में प्रॉब्लम ये होता है कि हम पाकिस्तानियों को जब कोई रास्ता मिलता है ना, अनफॉर्चुनेटली, तो हम कहते हैं यार सीधा मुर्गी हलाल करो। यानी एक क्लाइंट आया, बस उससे पैसे पकड़ो, काम होता नहीं होता, नेगेटिव फीडबैक आता है। यहाँ से क्या होता है, आज 10 बच्चे शुरू करते हैं, उनको क्लाइंट मिल जाता है, पहला क्लाइंट मिल गया, $200, $300 ले लिया, अब लेके बैठ गए, काम किया नहीं, नेगेटिव फीडबैक आया, अकाउंट बंद। अब वो अपने सारों को कहेंगे यार ये काम तो फ्रॉड है, मैंने प्रोफाइल बनाई थी, मेरी प्रोफाइल तो बैन हो गई। भाई जब तुमने जो उसे कमिट किया डिलीवर नहीं करोगे तो प्रोफाइल बैन ही होगी ना। ये बड़े प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल इसीलिए होते हैं कि वहाँ पे क्लाइंट इसलिए आता है कि अगर मुझे काम डिलीवर नहीं होगा मैं कंप्लेन करूंगा, तुम्हारी प्रोफाइल बैन करवाऊंगा। आजकल तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हर चीज़ का फीडबैक और रिकॉर्डेड। बिल्कुल इसलिए प्लेटफॉर्म पे जाके तो मैं कहता हूँ कि यार तुम 200 के बजाय ना $50 में काम कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म देखो कि वो 50 कल को तुम्हारा 1000, 2000, 3000, 5000, $10,000 तक जा सकता है आफ्टर मेनी ईयर्स, जो आपकी प्रोफाइल पुरानी होती जाएगी। तो लूप होल्स इसमें बस यही है कि अब मैं वो ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाह रहा कि क्या क्या तरीके हैं, वरना बच्चे उसी तरफ लग जाते हैं जाके। तो काम सीखें, कोई भी स्किल सीखें ऑनलाइन, किसी भी किस्म की सीखें। अब यूट्यूब है, इवन पॉडकास्ट है, कुछ भी हो रहा है, तो जिस तरह आप लोगों का चैनल है सारा, और इतने सारे चैनल है, बैकएंड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो स्किल्स आप सीखें, सर्विसेज दें। अब SEO है काम, अब देखिए आप लोग ये वीडियो बना के उसके बाद अपलोड करें, एक प्रॉपर बंदा है ना जो उसका टाइटल लिख रहा है, जो उसके हैशटैग्स ऐड कर रहा है, तो ये बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कोई भी नॉर्मल बंदा मैट्रिक इंटर किया वो आसानी से ये काम सीख के सर्विसेज प्रोवाइड करके डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सकता है। और ये इतना अच्छा सिस्टम है, यानी बहुत सी ऐसी हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां जो बड़ी अच्छी स्किल्ड होती हैं और जिनको घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो घर बैठे बैठे ये काम कर सकती है, दे कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दिस। तो इसी तरह मुझे बताइए कि अमेज़न की मैं बात करूंगी, पाकिस्तान में बड़ा दिल दुखता है कि कोई सिस्टम नहीं है पेमेंट्स का, डिलीवरीज का, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। हाउ कैन आवर पीपल डू दैट? बिकॉज अमेज़न पाकिस्तान में क्यों नहीं है, पहले तो मुझे ये बताइए। अच्छा, पाकिस्तान में तो आएगा भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि देखें पाकिस्तान से आप अमेज़न पे बेच सकते हैं, बट पाकिस्तान में अमेज़न एज अ मार्केट प्लेस नहीं है। अमेज़न का अकाउंट बनता है जो लोग अमेज़न पे बेच सकते हैं तकरीबन 106 या 107 मुल्कों से, और अमेज़न है अभी 15-16 मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके में, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स में आया है। अभी दुबई और सऊदीया में सूख था, उसको अमेज़न ने टेक ओवर कर लिया। टर्की में है, जापान में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन जिंदगी कितनी आसान है उसकी वजह से। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के यू कैन डू इट, हाँ, यू कैन सेल।
اب ہمارا فوکس ہوتا ہے سیلنگ کے اوپر کہ آپ پاکستان میں بیٹھیں, پاکستان میں بیٹھ کے آپ امیزون امریکہ, امیزون UK پہ بیچ سکتے ہیں. آپ نے پاکستانی پاسپورٹ پیمنٹ کیسے وصول کرنی ہے؟ پیمنٹ آپ نے باہر ہی وصول کرنی ہے, یہ اصل بات پیمنٹ بھی باہر وصول کرنی ہے. پیونیئر پہ, ٹرانسفر وائز پہ, ای بے وغیرہ پہ آپ کریں. پے پال پاکستان میں نہیں ہے, اور پے پال کے قریب تک آنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہے, کسی کے بھی نہیں ہے. اب بس پیونیئر جو ورچوئل بینکس ہے اس میں, اچھا اس میں پرابلمس ہی آ جاتے ہیں. لوگوں کے 10-20-30,000 اکاؤنٹ میں کسی وجہ سے پھنس گیا, تو اب وہ پاکستان میں ان کا آفس سے نہیں ہے, پھر آپ ای میلز کرتے رہو, 6 مہینے لگاؤ, بہت بڑے پرابلم ہے. پھر زیادہ تر لوگ جو سکسیزفل لوگ ہیں زیادہ, وہ پھر اس طریقے سے کر رہے ہیں, کوئی بہن ہے, بھائی ہے, فیملی ممبر ہے, باہر رہتے ہیں, یار تمہارا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, تمہارا مین اسٹریٹ بینک کا کوئی اکاؤنٹ ہوگا, اس کے اندر پیمنٹ آ جائے گی, وہ ذرا سیکیور ہے. کھٹکا لگا رہتا ہے, کھٹکا تو لگا رہتا ہے, کھٹکا لگا رہتا ہے. اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں ابھی اس سے پہلے سر سے بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کی ایکسپورٹ اس وقت تقریباً $200 بلین پہ پہنچنے والی ہے IT کی, اور ہم ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہیں یار ہم $5-10 بلین کر لیں. اس کا مین ڈفرنس آپ یہ دیکھیں کہ مودی جب ملتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کو, تو اس کے آس پاس کون لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ بزنس مینس. انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جب ملتے ہیں تو ساری فیملی آس پاس بیٹھی ہوتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. نہیں, ہمارے جیسے کام کچھ لوگ کر بھی نہیں سکتے. آپ گندم سکینڈل اس طرح کا بنا کر دکھائیں, کوئی نہیں بنا سکتا. میں مان جاتا ہوں, میں یہی تو بات کر رہا ہوں نا. یعنی براڈ ڈے لائٹ رابری آپ کریں اور آپ سمجھیں کہ یو ول گو اسکاٹ فری. نہیں, یہ تو تمہیں چھوڑ دیں گے سارے کے سارے. لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ کہیں نہ کہیں آ کے پکڑ لے. روزانہ ان کی میں شکل دیکھتا ہوں, ان کی شکل جو ہے نا, ان کے دور میں ہوا نا یہ سب کچھ. جی ان کے انڈر, آئی ناٹ مائی سیلف, پوری قوم ول ہولڈ ہم ریسپانسبل کہ ایک وہ اور ایک اس کے نیچے جو کام کر 31 کسٹم والے دھر لیے گئے ہیں. انشاءاللہ ان کے ساتھ آگے چل کے دیکھیے گا. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ جو کسانوں کی قسمہ پرسی ہے وہ سبسڈیز کے ساتھ یہ پوری نہیں کر سکتے, لیکن کسان اتنے میں خوش ہو جائے گا جب آپ متعلقہ لوگوں کو, رسپانسبل لوگوں کو ایک دفعہ ٹانگ دیں گے, بالکل سزا مل گئی تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی, تاکہ آئندہ سند رہے کہ بھائی یہ کرو گے نا انجام یہ ہوگا. تو پاکستان میں بھی اگر ہم اس طرح کی, اب دیکھیں UK میں باکلیس بینک ہے, ڈیفرنٹ بینک سے, آپ ان کی ہیلپ لائن پہ کبھی بھی کال کریں تو آپ کی کال انڈیا میں لینڈ ہوتی ہے, ان کے کال سینٹرز انڈیا میں ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انڈیویجول بندہ کسی بینک کو نہیں لا سکتا جب تک گورنمنٹ لیول پہ کوشش نہیں ہوگی. تو انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے جو بیک آفسز ہیں IT کے, ایون امیزون کا بہت بڑا آفس انڈیا کے اندر ہے, سب سے بڑا آفس وہاں ہے. اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ وہی بات کہ امریکہ میں مہنگی ہے ویجز, یہاں پہ سستا کام ہے, لیکن جب تک ہمارے حکمران خود انٹرسٹ نہیں لیں گے کوئی بھی ادارہ آپ کے ملک میں کام نہیں کرے گا. اس کا فہم ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے, انہیں دیگر کاموں سے فرصت, وہ تو ویلے ہیں بالکل, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ معاملات ہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے کچھ گورنمنٹ آفیسر سے میٹنگ ہوتی رہی, ہم انہیں یہ نہیں سمجھا سکے. انہوں نے کہا جی آپ نے $10,000 چائنا بھیجا یہاں سے پروڈکٹ کے لیے, پروڈکٹ کدھر ہے؟ ہم انہیں یہ نہیں سمجھا سکے کہ بھائی پروڈکٹ پاکستان میں نہیں آئی, چائنا سے لے کے UK بھیجی, UK میں سیل ہوئی, پھر پیسہ پاکستان آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, اتھوں پیسہ گیا تو اتھے پروڈکٹ وہ بندہ. انہوں نے ٹریڈ کا مطلب کہ میں سمجھایا کہ ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز ایک جگہ سے خریدی دوسری جگہ بیچ دی, اور پیسہ ایونچولی تیسرے طریقے سے ہو کے واپس آپ کے ملک میں آ رہا ہے. بٹ وہ کہتے ہیں نہیں, ادھر سے 10,000 گیا تو اس کا ویئر ہاؤس دکھاؤ, اس کے رسیدیں دکھاؤ, پروڈکٹ یہاں پہ آنی چاہیے. دکان چھپا رہے ہو اپنی, تم نے کہاں رکھا ہوا سر؟ تو چلیں آپ ان کو اس بات پہ قائل کر لیں کہ ایکسپرٹیز کو لے لیں آپ پہ, کچھ عرصہ ٹرسٹ کریں. اچھا اس پہ ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے جو بچے فری لانسنگ کر رہے ہیں پاکستان سے, یہ آفتاب صاحب بڑے پتہ کی بات ہے, ان کا جتنا خرچہ ہوتا ہے نا پاکستان میں, اتنا پیسہ پاکستان منگاتے ہیں, باقی سب پیسہ انہوں نے باہر سیکور کیا ہوا ہے. کسی نے امریکن اکاؤنٹ میں, UK اکاؤنٹ میں جو فری لانس اکاؤنٹ بنائے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ملک ایک بچہ مہینے کا کماتے $2,000, اس کے گھر کا خرچہ ہے کچن کا 500, وہ 500 منگاتا ہے, 1500 باہر رکھتا ہے. اچھا اب جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے پیسہ بھیجیں, پروڈکٹ کدھر ہے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ پیسہ پاکستان میں آئے گا ہی نہیں. وہ UK میں کمپنیاں کھولتے ہیں, وہاں پہ پیسہ رکھا ہے, ادھر سے چائنا جاتا ہے, وہاں سے چائنا سے مال آتا ہے, UK میں بکتا ہے, سب کچھ سیکیور ہے, کوئی نہیں پوچھتا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالرز نہیں آ رہے. ایگزیکٹلی. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ امیزون کو کچھ کمپلینٹس بھی تھیں پاکستان سے کہ لوگ جو ہیں فریولس کمپلینٹس کرتے ہیں, فالس کمپلینٹس کرتے ہیں, اور جو چیز پرومس کرتے ہیں وہ نہیں بھیجتے, اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئے. اچھا اس میں نا دو طرح کی چیزیں, ایک تو یہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ اگر آپ امیزون سے کوئی چیز منگواتے ہیں پاکستان میں, اب امیزون کی پالیسی ہے سمپل کہ آپ کو چیز نہیں پسند آئی وہ آپ کو ریفنڈ کرے گا. ہم لوگوں نے کیا کیا, ہمارے لوگوں نے چیز منگوائی, اچھی بھی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں پسند نہیں آئی. اب رول یہ ہے کہ جو اس کے شپنگ چارجز ہیں بیک, وہ بھی جو سیلر ہے وہ پے کرے گا. تو سیلر کہتے ہیں یار $20 کی چیز ہے, $50 پاکستان سے واپس منگوانے میں لگ جانا. وہ کہتا ہے بھائی تم چیز بھی رکھو, پیسے بھی لے لو. اس کے بعد 90% سیلرز نے پاکستان پروڈکٹ شپ کرنے ہی بند کر دیا. اس وجہ سے ہمارا ایک ڈسٹرکٹ بڑا مشہور, کھانے وال کی شہرت کیا ہے,
वो है ड्रॉप शिपिंग एंड देन मियां चन्नो। ये खानोवाल है, जी मियां जी, ये एक ही चीज़ है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। देखे ना, मेरी रिसर्च थी। जी जी। अच्छा, वो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ये है कि आप, एक तो मॉडल है ना, आपने कोई चीज़ खरीदी और बेच दी। एक है कि आपने खरीदी नहीं, आपने अमेजोन पे लगा दी कि मेरे से ये पानी की बोतल ले लो जी, मैं $5 की दूंगा, लेकिन आपको पता है कि ये वॉलमार्ट पे 3 की मिलती है। जैसे ही आपकी बिकेगी, आप वॉलमार्ट से 3 की खरीदेंगे और अपने बायर को भिजवा देंगे। ये तो चलें ठीक हो गया ना कि आपने लेके भेज दी। हमारे लोगों ने क्या किया, अच्छा इसमें बाकी शहरों के लोग भी शामिल है, मैं किसी एक शहर को जिम्मेदार नहीं है, वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा थे ड्रॉप शिपिंग वाले, हमारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने आज सेल कर दी जी $25,000 की। सेल हो गई, पैसा आ गया अकाउंट के अंदर। अब अमेजोन का रूल है वो 2 हफ्ते बाद पैसे देता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं बताऊंगा, ऐसे तरीके हैं कि आप एक दिन में पैसे ले सकते हैं अमेजोन से। लोगों ने पैसे ले लिए, प्रोडक्ट भेजी नहीं। हाय। अब वो $25,000 लोगों ने 2-2, 3-3 लाख डॉलर एक रात में कमाया। घर में 10 फैमिली मेंबर हैं, 10 आईडीज पे 10 अकाउंट खोले, $25,000 का फ्रॉड की लिमिट होती है ना। अमेजोन पे नए अकाउंट पे $20,000, $30,000 की उसने लिमिट दे दी। अब उन्होंने वो पैसा ले लिया, पैसा विड्रॉ करवा लिया। डिफरेंट कंपनीज हैं, वो 2-3% पे उनको पैसे निकाल देती हैं। कोई तरीका हो सकता है कि हमारी हुकूमत अमेजन से रिक्वेस्ट करे कि आप हमें ज़रा डिटेल्स दीजिए, जैसे इमरान खान ने वो 100 मिलियन मॉस्को में अदा किया था, याद है? मॉस्को में रॉब किया हुआ था पाकिस्तानी ट्रेडर्स ने, तो इमरान खान ने खुद, मतलब पल्ले से नहीं, जाहिर है सरकार का पैसा दिया था। तो ये माजरत के साथ, अपॉलॉजीज के साथ अमेजन को ये बताए कि भाई हमने उनके खिलाफ तादेबी कार्रवाई की। FIA के पास तो ये वेयर सर मैं बता रहा हूँ, हमने क्या कहना है, अमेजन ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं FIA को कि ये आपके मुल्क में इतने लोगों ने हमारे साथ ये किया। And are we doing something about that? अब ये तो ज़ाहिर है मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, ये इदारों के इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन हाँ FIA को कंप्लेन आ चुकी है इस हवाले से कि जी हमारे साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖਜਾਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਾਲਰ ਆਉਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Amazon ਤੋਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। नहीं बिल्कुल है ना, नहीं, YouTube ਅਸੀਂ है ना, ਬਹਿਣਾ YouTube है ना जो ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ YouTube ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। YouTube जुगता उस स्टैंडर्ड दी करो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। यूट्यूब रुपए नहीं देता, दिरहम नहीं देता, डॉलर्स में पे करते। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, हाँ जी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ। दिरहम नहीं लेते हो मुझसे। ਨਹੀਂ ਦਿਰਹਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? उसका एक जवाब है। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਗੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। तुम इजाजत दोगे तो मैं जवाब दे देता हूँ। ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। इसका जवाब ये है कि तुम दोनों ने अपनी शक्ल देखी है। ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा कोई गल नहीं, मैंने कोई मसला नहीं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੈਸੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपके यूट्यूब पे पॉडकास्ट तो खैर कर ही रहे हैं, और आप सियासी भी करते हैं, आप एजुकेशनल भी करते हैं, आप शोबिज से भी करते हैं, और हर तरह की। सो ये आपने 1.5 साल पहले पॉडकास्ट शुरू किया, माशाल्लाह इट्स गोइंग सो वेल, और इंतहाई सुलझा हुआ है ना, इतना डिसेंट करते हैं। मैं इनको अभी यही बता रही थी कि मेरी फैमिली, मेरी बहन बहुत कम लोगों को और चीज़ों को फॉलो करती है। शी न्यू ऑल द डिटेल्स अबाउट मोस्ट ऑफ हिज गेस्ट्स एंड हिज शोज। तो आई वाज अमेज्ड, लाइक अच्छा तुम्हें पता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है अपने पॉडकास्ट को? अक्सर आजकल लोग तो करते हैं ना, सेंसेशन लेकर आए, हिट लेकर आए, टॉपिक लेकर आए, जैसे अभी उन्होंने कहा अभी तक लोग आपके टॉपिक्स को लेके चला रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा रूल होता है कि गेस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना और कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी, तो अल्लाह ताला फिर भी व्यूज दे देता है अल्हम्दुलिल्लाह। बरकत डालता है। व्यूज अल्लाह से मांग रहे हैं ना। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारे कुछ दोस्त हैं जो ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ। अल्लाह से नहीं मांग रहे, किसी और से मांग रहे। अभी रिसेंट में आपको एक बताऊं, मैंने ईद शो किया मौलाना तारिक जमील साहब के साथ, पहले भी एक पॉडकास्ट की थी, ईद पे मैंने उनके साथ पॉडकास्ट की। उसमें ना मैंने उनसे ये सवाल किया कि जी, क्योंकि उनके साथ उनकी मोहब्बत है, वो शफकत फरमाते हैं, कुछ फ्रैंकनेस है, तो मैंने उनसे कहा जी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, और इस तरह के सवाल वगैरह। तो वो बड़ी हंसी मजाक का वो वाली जो लाइन थी ना, अब उसके ऊपर मैं कुछ लाइंस देने लगा जो कि थोड़ी सी ना नेगेटिव वे में जा रही थी। अच्छा। मैंने कहा कि यार ये ना मौलाना की पर्सनैलिटी को जो हम फेसबुक पे फ्रेम्स में लेते, तो मैंने कहा सूट नहीं करेगा। तो मुझे शैतान ने बड़ा जोर दिया कि लाइंस लगा दे, मिलियन व्यूज आएंगे। मैंने कहा नहीं, ये लाइंस नहीं लगाऊंगा। मैंने लाइंस ना पॉजिटिव लिख दी, जो बात उसके अंदर मजाक की थी वो मैंने लाइंस में नहीं लिखी, उस पे व्यूज आ गए 3.8 मिलियन। मैंने फिर ये बात लोगों को बताई, मैंने यूसुफ भाई को मैसेज किया, मौलाना के बेटे को वास्ते, मैंने कहा यार ये मैंने सोचा था उस लाइन पे मिलियन पक्का था, अल्लाह ने मुझे 3.8 मिलियन दे दिया। तो अगर आप क्या मतलब पॉजिटिव होना, बेटिंग और उस तरह से कर करके उसमें नहीं। और इवन मुझे अगर कुछ गेस्ट कहते हैं बाद में कि यार ये फलां लाइन काटते हैं ना, तो हम काट देते हैं। यानी कि मुझे ये नहीं होता कि मैंने, और उसका फायदा ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो पहली दफ़ा मेरी पॉडकास्ट में आए हैं, क्योंकि जब उन्हें अप्रोच किया जाता है, जो जिनसे कुछ सलाम दुआ होती है, ताल्लुक होता है, मैं खुद मैसेज करता हूँ या मेरी टीम है कोऑर्डिनेटर है, तो वो फ़ौरन ओके कर देते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक
ٹھیک ہے, مطلب ہماری عزت نہیں تار تار ہوگی, ورنہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ لوگ جو ہیں وہ عزتیں اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی. تو بس یہ سمپل سا فارمیٹ رکھا ہوا ہے کہ میں نے ویوز اللہ سے لینے ہیں, تو وہ جو بھی لائنز ہوں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے ویوز دے دیتا ہے اس میں. جو پہلی میری وائرل گئی تھی نا وہ تھی سیکنڈ یا تھرڈ پوڈ کاسٹ تھی جواد احمد کے ساتھ, وہ بیسیکلی نیوز کا حصہ بنی تھی. تمام جو آن لائن ویب سائٹس ہیں, میں نے جواد احمد سے پوچھا جی آج کل آپ ہمیں کنسرٹ میں نظر نہیں آتے, وہ کہتے مجھے بلاتا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ جب سے میں نے خان کے خلاف بولنا شروع کیا لوگوں نے مجھے بلایا, میری مارکیٹ کی جی جی بہت وائرل ہوا. اب وہ نیوز ہوئی, اب وہ میری تھرڈ پوڈ کاسٹ ہے, آئی تھنک سیکنڈ یا تھرڈ تھی. تو اس کے بعد تو الحمدللہ ہر دوسری تیسری پوڈ کاسٹ کی کوئی نہ کوئی نیوز بن رہی ہوتی ہے. اور بلکہ ابھی ریسنٹلی ابرار الحق کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ تھی, اس میں انہوں نے ایک بات کی تو وہ ہندوستان ٹائمز نے اس پہ آرٹیکل لگایا ہوا تھا, وہ جو کیٹرینا والی. جی جی بالکل بالکل. اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز, مجھے نہیں پتا آپ کی پالیسی ہے کہ نہیں, لیکن نہ ہوئی تو آپ کاٹ دیجیے گا. پاکستانی میڈیا میں اور انڈین میڈیا میں نے یہ جو ہے نا ایک بڑی چیز دیکھی ہے, میں نام نہیں لوں گا, پاکستان کے کچھ چینلز نے وہ نیوز لگائی بٹ انہوں نے مینشن نہیں کیا سورس کیا ہے اس کا. ہندوستان ٹائمز نے میری یوٹیوب چینل کو ٹیگ کیا اور حافظ احمد پوڈ کاسٹ کو مینشن کیا. ایسے ہی ہوتا ہے, اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں آرٹیکل میں. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اخبار, چھوٹے چھوٹے بھی جو آرٹیکلز ہیں وہ مطلب اس طرح سے, کیونکہ آپ کے دیکھیں آپ کے جو انسٹا کے پیجز ہیں, نیوز کے پیپراجی ٹائپ پیجز ہیں, جب وہ بھی کوئی خبر لگاتے ہیں تو بتاتے ہیں سورس کیا ہے, اور یہ بتانا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل, دس از ایتھیکل جرنلزم. بالکل. ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کے ایتھکس, اور میں بار بار کہتا ہوں, پھر یہ کہنا بہت آسان, دیکھیں جی آفتاب صاحب باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کو بلیک پینٹ کر رہے ہیں. بھائی تم شکر کرو میں بلیک پینٹ کر رہا ہوں, تم تو جیٹ بلیک ہو چکے, ڈارک بلیک ہو چکے. اصلیت دکھانی چاہیے. ایتھکس کسی چیز میں, اور اس میں ہوتا ہے ٹرکل ڈاؤن. تم ٹاپ پہ ایتھکس کا مظاہرہ کرو, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک. بالکل بالکل. اوپر سے ایتھکس ٹوٹل ختم, ایتھکس سے آ رہی ہو اور ایکسپیکٹ کرو کہ گراس روٹ تک ایتھیکل ہو جائے معاشرہ, ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے جب سنتے ہیں نا کہ دیکھیں مختلف ملکوں میں وہ سورس ریویل کرتے ہیں, اپنا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی یہ یہاں سے یہ معاملہ ہے. اس کے بغیر آپ لے نہیں سکتے, کوئی خبر نہیں دے سکتے. وہاں پہ آپ کے تعزیرات کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک ٹیڑھی بات کر کے دیکھیں. دیکھیں اوپینین جتنی مرضی دیں, میرا تو رونا ہی یہی ہے جی. اوپینین میں کہیں جناب یہ کاغذ سفید نہیں ہے, یہ کالا ہے, یہ بالکل کالا ہے اور میں اس پہ قائم ہوں. دس از یور اوپینین. لیکن یہ کاغذ چوری کا مال ہے, الزام, یہ الزام, اس کا آپ کو پھر پیرا دینا پڑے گا. اور وہ بزدل ہے جو اس پہ کھڑا نہیں ہوتا, یہ سوچ کے کہ یار بننا تو کچھ بھی نہیں, اور تم کوشش تو کرو. بنانا اللہ نے کہ عدالتوں نے؟ بالکل بالکل. چلو اس کی عدالت میں تو سنوائی ہوگی نا. بالکل. تو اس لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ وسل بلو ضرور کریں, بھلے سے فوری اس کا رزلٹ ہو رہا ہو, مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو. آپ جب درخت اگاتے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ آپ اس کے نیچے بیٹھیں گے, اس کا پھل کھائیں گے. آپ کے بچے کھائیں گے, کسی کے بچے کھائیں گے. اچھائی کر جانا, اپنا رول پلے کر جانا, یہی بذات خود ہمارا منشا پیدائش ہے. نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں آپ پاکستان کو بلیک پینٹ کر رہے ہیں, شو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے. یہی ہمارے پاکستانی بہن بھائی جب کسی اور ملک میں رہتے ہیں, کہیں اور کے ریزیڈنٹس ہوتے ہیں, تو ایسی پرفیکٹ مثال ہوتے ہیں پرفیکٹ سٹیزنز کی, لیکن پاکستان جا کے پتہ نہیں کیا کون سا اسپیشل شیطان بیٹھا ہے کہ ہر کام لازمی خراب کر کے دیکھنا ہے. ادھر سے لائن میں لگے ہوں گے جہاز میں بیٹھنے کے لیے, وہاں پہ بھی رن وے پہ ہوگا, سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں آپ گے. انٹرنیشنل فلائٹس لیتے ہوئے آتے ہیں اور جب آخری اسٹیشن لاہور پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ کسی بس پہ چڑھ گئے ہو. انحطاط دیکھنا ہو نا کہیں, انحطاط, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انتہائی انحطاط پذیر ہو چکے ہیں, پسماندہ ہو چکے ہیں, اب ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم نے راک باٹم ہٹ کیا, اب ہم نے اوپر جانا ہے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں, ورنہ ہم رہیں گے نہیں. اگر رہنا ہے تو اوپر جانا ہے. بالکل. لیکن انحطاط کے انڈیکیٹرز دیکھیے, انحطاط کا لٹمس ٹیسٹ دیکھیے کہ ہم مثال دیا کرتے تھے موٹر وے ڈسپلن کی, کہ باہر رج کے ہر طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, موٹر وے پہ جاتے ہی انسان کے بچے بن جاتے ہیں. وہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا موٹر وے پولیس جو ہے وہ بکریاں چرا رہی ہے. Have you seen that? وہ آپ دیکھیے کہ پولیس ہے, وہ بکریاں اٹھا کر نا, نہیں ہو سکتا روڈ کراس کروا رہے ہیں. نو بکریاں روڈ کراس کرا رہے ہو, غلطی سے کسی ٹوٹے ہوئے اس پہ سے بوڑھی اماں ہے جس نے روڈ کراس کرنی ہے. کٹاڑی پر ایکسیڈنٹس ہو سکتا ہے نا کہ سب. نہیں, وہ تو نیچے گھاٹی میں ڈپریشن میں بیچاری گھاس چر رہی تھی, اور وہ کہتا ہے کہ میں سائڈ پہ کھڑا صرف فلم بنا رہا ہوں, یہ میری بکریاں ہیں. وہ ساتھ کہہ رہا ہے بکریاں تو میں ان کے نتنوں سے نکال کے لے آؤں گا, مجھے پتہ ہے انہوں نے کہاں جانا ہے. میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ دس از واٹ ایکچولی دے آر ڈوئنگ, کہ ہماری بکریاں اٹھا کے کسی نے کیا دیکھنا ہے, ڈالے میں لد دی اور لگ گیا. اور وہ محکمہ ہے, سرکاری محکمہ ہے, اس کے پیچھے تحفظ ہے حکومت کا, اسٹیٹ کا, لیکن بدنام دیکھیے کیسے کر رہے ہیں. سر ہو سکتا ٹول پلازے تے لے کے جان ڈیا ہوئے, کارڈ نہیں لیا, ادا ہی سفر کرن ڈے موٹر وے تے.
बकरी टैक्स नहीं दे के आई, वो ढाड़ी पड़ते ही होना, उन्हें क्या छोटा खाइए भाई। हाफिज साहब, सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ हैं आपके पास? गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे कि पेपाल ला दें हमें। पेपाल आ गया तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए हमारा जो क्लाइंट है ना, जो बच्चे फ्रीलांसिंग करते हैं, क्लाइंट सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि जी आपके पास पेपाल है? पेपाल ना होने की वजह से 10 में से 5 क्लाइंट भाग जाते हैं। तो क्यों नहीं आता क्योंकि वो- पेपाल यहाँ? इतनी तो उन्होंने वजूहात ये तो आपको बता रखी। गवर्नमेंट लेवल पे मामला आता है। अच्छा, लोग क्यों रिफ्यूज करते थे? क्योंकि क्लाइंट को पता है कि पेपाल के थ्रू पेमेंट करूंगा ना, मेरा काम नहीं होगा, मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा। अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मसला है। तो इस तरह अगर पेपाल आ जाता है, एक दो और इस तरह के कोई बैंक्स अच्छे जो इंटरनेशनल है वो अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं, पेमेंट गेटवे का मसला हल हो जाए। और सबसे ज़्यादा ये कि अगर नॉलेज आ जाता है, नॉलेज अगर आ जाए हमारे जो इदारे हैं उनके पास, तो फिर मेरा ख्याल है ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें ऐसे भी रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैंने बात की, पेमेंट चाइना गई तो उन्होंने शोर मचा दी, क्यों गई है? तो वो ठीक है, नहीं जाती, भैया पाकिस्तान में कर लेते हैं काम। डॉलर्स में अच्छा वाला बिजनेस करना था, नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं, कोई और काम कर लेते हैं। अच्छा, अब हाफिज साहब, आज का जितना शोर आया ना, वो ऑलरेडी एक आपकी तरफ से मोटिवेशनल स्पीकिंग थी, एक तरह से मैसेजेस ही थे फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द टैलेंटेड। अब ये जो आप कह रहे हैं ना इदारों को और उनको, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह उनको समझाया जाए, किस तरह उनको इस रास्ते पे लगाया जाए? हु कैन अप्रोच देम? What can we do? मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश नहीं करते। तो कोशिश कैसे होनी चाहिए कि वो बुल्स आए हो और मीडिया को इन्वॉल्व करें? मेरा ख्याल है सबसे बेहतर होगा कि अगर एक अलग मिनिस्ट्री बना दी जाए फ्रीलांसिंग की और ई कॉमर्स की, और फिर उनको कहा जाए कि ये अब आपने टारगेट्स अचीव करने हैं। मतलब अलग डिपार्टमेंट हो ना, उनकी जिम्मेदारी हो, उनसे आपने रिपोर्ट लेनी 6 महीने बाद। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन एक इदारा प्रॉपर चले, मिनिस्ट्री नहीं। सर इदारे पे छोड़े, इदारा भी क्लीशे बन चुका है, मिनिस्ट्री भी क्लीशे बन चुकी है। बिल्कुल ऐसा है। मुशर्रफ साहब अच्छी नीयत से, वो पहले सबसे पहले पाकिस्तान गलत नहीं कहते थे, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक था मुशर्रफ का, रेस्ट इन पीस, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हमेशा बात करते थे। और इस मुल्क में रहते हुए उन्होंने कमिटमेंट की थी ऑन दिस सॉइल कि मैं जाते ही पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बना रहा हूँ इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। वो वही 31-32 ब्यूरोक्रेट्स उनके नरगे में आ गई, बेचारी बदनसीब, प्रोडक्ट जो है तो बर्बाद हो गई, किसी ने पूछा ही नहीं। इसका वर्केबल सोल्यूशन वो है जो आपके हाथ में हो। मेरा आपको मशवरा होगा, अगर आप बढ़ बढ़ के इसमें पूछ भी रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं, आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें, खुद करें, जनरेशन जी को मुखातिब करें, इन जैसों से एक्सपर्टीज़ लें, हम जैसों से मीडिया के हवाले से जितना हो सके वो लें। मतलब मैं आपको एक लॉन्ड्री लिस्ट दे सकता हूं कि हम अगर अपना प्रोफाइल बनाएं, शकील साहब अपना प्रोफाइल बनाएं, एंड ही डज नॉट नो। क्यों? शरीफ आदमी कौन होता है? जो एम्बिशियस ही ना हो, या एम्बिशियस है तो इतना तरद्दुद नहीं करता कि मैं रास्ता मालूम कर लूं कि मैंने वहां तक पहुंचना कैसे। ये अपना प्रोफाइल बनाएं कि मैं ये सर्विसेज दे सकता हूं, कम से कम 20 सर्विसेज हैं जो अकेले शकील साहब दे सकते हैं। आपने कॉपी राइटिंग करवानी है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करवानी है, आपने एडिटिंग करवानी है, आपने डिजाइन, आप जितने हमारे डिजाइनर्स हैं उन्हें देखिए, उन्होंने अपनी अपनी प्रोफाइलें बनाई हैं और सेल्फ सफिशिएंट है, किसी कंपनी पे वो नहीं कर रहे। ये यंगस्टर्स को डॉक्टर रूबा हमारा एक तोहफा होगा, हमारी एक ये समझें कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमसे पहली जनरेशन, हनीफ रामे जैसों ने, यावर हयात जैसों ने, जफर इकबाल साहब जैसों ने हम पे मेहरबानियां की हैं, उसी तरह हमें यंगस्टर्स के लिए कुछ करके जाना चाहिए। इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है, मोटिवेशन तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है और एतबार नहीं है। जब हम ये सारा सिलसिला करेंगे ना, क्योंकि हम अंदर से सहाफ़ी भी तो है ना, हमें हुकूमत से बात करना आता है, तो फिर हम मतमा नज़र जो है इनका वो हुकूमतों तक पहुंचाएंगे। जैसे मैं आज बगलें बजा रहा हूँ, नथिंग अगेंस्ट काकड़, मुझे कुछ भी नहीं उस बेचारे से लेना देना। शरीफ आदमी बज़ाहिर जैसा भी वो है, उसका अपना शायद ना हो मामला ऐसा। जैसे अब्बासी साहब के साथ उनका झगड़ा हुआ है एक निजी महफिल में, होटल की लॉबी में, उन्होंने कहा है कि ये सब तुम्हारी नाक तले हुआ था और तुमने यकीनन इसमें हिस्सा लिया होगा। तो बजाय इसका जवाब देने के फॉर्म 47 का डरावा देने लगे हो कि भाई तुम्हें पता है कि तुम फॉर्म 47 का प्रोडक्ट हो, इसका मतलब जो कहता है खुद ही होता है, तो उसका जवाब दो। तुम अब भी दरखास्त करो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर इस मामले का आप सुओ मोटो लें और एक फौरी तौर पर कमीशन कायम करें, और मुझे भी बुलाएं कटहरे में, उन सबको बुलाएं कटहरे में जो मदारुल महाम थे, उन तमाम अफसरों को, उन मिनिस्टरों को, और वो लोग जो किसी न किसी तरह इन्वॉल्व थे। 85 अरब रुपया, ओ भाई अमेरिका बरतानिया लर्ज उठते हैं जो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं, तुम तो फिर पाकिस्तान हो।
आपने जो बात की इसका बिल्कुल लुबे लुबाब यही है कि अपवर्क और फाइवर पे अपनी प्रोफाइल अपने अकाउंट्स बनाएं। अच्छा, उस पर ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी काम ही करते रहेंगे, वो भी प्रॉपर एक बिजनेस है। मैं भी जानता हूँ ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, वीडियो एडिटर्स को, जिन्होंने प्रोफाइल 5-6 साल पहले बनाई थी, अब उन्होंने आगे 10 बंदे हायर किए हुए, प्रोफाइल मेन उनकी चली, वो डिजिटल ठेकेदार हैं। ऑर्डर पकड़ा, आगे से काम करवाया, दिया, उन बच्चों को भी फायदा हो रहा है, उनका भी फायदा हो रहा है। और पॉजिटिविटी फैलाएं। पॉडकास्ट की एक बात मुझे आपने जो पूछी, तो उसमें एक चीज़ मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो शोबिस के लोग आते हैं ना, मैं उनसे इस्लाम की, नमाज की बात जरूर करता हूँ। एक हमारे यहाँ अजीब मिसकंसेप्शन है कि ये शोबिस कैसे, तो नमाज नहीं आती होगी, कलमा नहीं आता होगा, अच्छा ये फलां जो है ये दीनदार है, बिल्कुल इसे तो दुनिया का नहीं पता होगा। तो इसलिए जब मेरे पास मजहबी लोग आते हैं तो मैं उनसे फिल्मों गानों को पूछता हूँ, जी बताएं लास्ट टाइम फिल्म कब देखी, गाने कब सुने। और जो शोबिस के लोग आते हैं उनसे मैं, और यकीन करें शोबिस के लोगों से ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की कि जब वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र आया तो उनकी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। तो ये मेरा मकसद होता है पॉजिटिविटी फैलाना, कि हर इंसान के मुख्तलिफ उसकी शख्सियत के पहलू होते हैं, तो हर पहलू लोगों के सामने आना चाहिए। वंडरफुल। बहुत आप लोग आज बड़े खामोश बैठे हैं। गल हो रही पढ़ी लिखी है, जुगत करता चंगा लगता बंदा। हाफसा भाई जरूरी है कि मुंह खोलना है तो जुगत ही करनी अच्छा, है। मेरा ख्याल है हम इसको रैप अप है करें ना? और गाने की तरफ चले जाएं। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, आपके साथ बात करके वैसे मुझे लगता है हमने हर चीज़ को सुपरफिशियली बस टच किया है, बट इट वाज इंडीड अ वेरी गुड शो, वेरी गुड डिस्कशन, एंड आई एम श्योर जो जानना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए इट वाज अ गुड इन्फॉर्मेटिव शो। सर अब चलते हैं सेगमेंट, मेरा ख्याल है पूरे सेगमेंट का तो हमारे पास टाइम नहीं ना है। मेल बॉक्स हो सकेगा, हाँ। ना फिल्म की डिटेल। हालांकि ये फिल्म भी मैंने देखी हुई है, सुल्तान तो सुपर डुपर हिट मूवी थी और बड़ी पॉपुलर मूवी थी। दिलदार सदके, नूरजहां और बड़े नज़ीर अली की कंपोजिशन, हज़ीं कादरी का गाना है ये। तो आज हम सिर्फ गाना दे सकेंगे। मलका तरन्नुम नूरजहां ने बाकायदा आवाज़ का जादू जगाया और इट्स अ ग्रेट कंपोजिशन। वाह। नज़ीर अली के मास्टरपीसेस में शामिल होता है। ये गाना कम और कोरस ज़्यादा है, इवन इसकी पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है। तो ये क्रेडिट उस दौर की फिल्मों को दिया जाता है। हमारे यहाँ गाया था सामा मुमताज़ ने। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, मुलाकात हुई गलबात हुई, दिन ईद तेरा तो शब रात हुई, सरकार सदके लखवार सदके, सरकार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। सुल्तान आँखां मेहरबान आँखां, जे तू मन लवे ते
मेहरबान आखा जे तू मन लावे ते जिंद जान आखा गम खार सदके लख वार सदके गम खार सदके लख वार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख वार सदके दिलदार सदके लख वार सदके तेरा कर्म होया होया प्यार सदके दिलदार सदके लख वार सदके दिलदार सदके ब्रावो ब्रावो